माय डियर फ्रेंड्स, ये हम आपको ब्लड के बारे में आज कुछ जानकारी देना चाहते हैं। ब्लड के बारे में जो है, ब्लड के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं। इसको दो भाग में बांटा गया है, प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा का परसेंट होता है 60% के आसपास प्लाज्मा होता है, और रुधिराणु ब्लड कार्पसल जो होता है 40% के आसपास होता है। प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजेन प्रोटीन निकालने के बाद सीरम बचता है। प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजेन प्रोटीन निकालने के बाद सीरम बचता है। सीरम का उपयोग हम बीमारी का पता लगाने, बीमारी का जांच करने में करते हैं। सीरम का यूज बीमारी का पता लगाने और जांच करने में करते हैं। फाइब्रोनोजेन प्रोटीन जो होता है, यह रक्त को थक्का जमाने में काम आता है, जो हम आगे वाले वीडियो में आपको बताएंगे। प्लाज्मा को के अंतर्गत जो होता है, जल 90% के आसपास होता है। प्लाज्मा के अंतर्गत जल 90% के आसपास होता है, अन्य पदार्थ 10% के आसपास होता है, जिसमें प्रोटीन 7%, लवण 0.9%, ग्लूकोज 0.1% और कार्बनिक पदार्थ। रुधिराणु जो होता है वह ब्लड कार्पसल 40% होता है, जिसको हम 3 भाग में बांटे हैं। यहाँ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ये इनके वैज्ञानिक नाम है। आपको इनको याद रखना, क्योंकि कभी कभी आरबीसी के बदला इरिथ्रोसाइट्स दे देगा तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे क्या है। डब्ल्यूबीसी के बदला ल्यूकोसाइट्स दे देगा, प्लेटलेट्स के बदला थ्रोम्बोसाइट्स दे देगा। आरबीसी के अंतर्गत केंद्रक नहीं पाया जाता, और इसका शेप जो होता है वो गोलाकार होता है, और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। आरबीसी के अंतर्गत केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन इसका अपवाद जो है ऊट और लामा होता है। ऊट और लामा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। जैसे यहाँ पर हम दिखाए आपको याद रखने के लिए, ऊट में भी बिंदु है और लामा में भी अपने मन से बिंदु बनाए। लामा में ऐसे नहीं लिखाता है, लेकिन हमने इसको बिंदु बनाया, क्योंकि यह बता रहा है कि ऊट और लामा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। वहीं डब्ल्यूबीसी जो होता है, इसका आकार जो होता है अनिश्चित होता है, केंद्रक पाया जाता है। तो कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसकी मदद, अगर हमें आरबीसी की मदद से हम डीएनए का पता कर सकते हैं? नहीं, आरबीसी की मदद से नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। डब्ल्यूबीसी की मदद से कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। उसके बाद इधर जो है प्लेटलेट्स, इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। वहीं इसकी संख्या, आरबीसी की संख्या 50 लाख होती है, यानी कि 10 लाख का 1 मिलियन, तो 5 मिलियन के आसपास आरबीसी होती है। 10,000 के आसपास डब्ल्यूबीसी होती है, और 2 लाख के आसपास प्लेटलेट्स होती है। इसका जीवन काल 120 दिन होता है, इसका जीवन काल 4 दिन होता है, और इसका जीवन काल 7 दिन के आसपास होता है। आरबीसी की संख्या जो होता है वह घटने से एनीमिया होता है। आरबीसी की संख्या हमारे शरीर में घटेगा तो एनीमिया होगा, सुस्ती टाइप से लगेगा। हम अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब है कि आरबीसी की संख्या घट गया। हम डॉक्टर के पास जाएंगे, अपना ब्लड जांच कराएंगे, और अगर आरबीसी की संख्या कम है तो हम आयरन युक्त पदार्थ खा के, जैसे आयरन का टेबलेट भी देता है, वो सब खा के हम अपना पूर्ति कर सकते हैं। डब्ल्यूबीसी की कमी से ल्यूकोपीनिया होता है। पीनिया, यहाँ पीनिया जो दिखा है ये याद रखना, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा जाता है। पीनिया यानी पीने का काम जो हो रहा है, कोई भी चीज पिएंगे या लिम्का हो, कुछ भी हो, पिएंगे तो क्या होगा? घटेगा। यानी डब्ल्यूबीसी घट रहा है, कैसा क्या होगा? ल्यूकोपीनिया होगा। डब्ल्यूबीसी घट रहा है तो ल्यूकोपीनिया होगा। डब्ल्यूबीसी घट रहा है तो ल्यूकोपीनिया, डब्ल्यूबीसी बढ़ रहा है तो ल्यूकेमिया होता है। डब्ल्यूबीसी बढ़ेगा तो क्या होगा? ल्यूकेमिया होगा। डब्ल्यूबीसी घटेगा तो ल्यूकोपीनिया होगा। पीनिया मतलब पी रहे हैं तो क्या हो रहा है? घट रहा है। उसी तरह प्लेटलेट्स, डेंगू और चिकनगुनिया में प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है, लगभग 30 से 40 हजार के आसपास। यहाँ 2 लाख है, यहाँ कहाँ 30 से 40 हजार के आसपास हो जाती है, जिससे कभी कभी हमारा मरने का भी खतरा हो जाता है। इसीलिए प्लेटलेट्स की संख्या कब घटता है? तो डेंगू और चिकनगुनिया की बीमारी में प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। उसी तरह डब्ल्यूबीसी को 2 भाग में बांटे हैं। इस माध्यम से हम आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं कि जो आप चाहे तो हम आपके लिए रात भर इतना मेहनत करते हैं, आप भी हमारे लिए थोड़ा सा मेहनत करें।
हम रात में आपके लिए ये सारा काम कर रहे हैं, तो आप भी हमारे लिए थोड़ा मेहनत करें और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें। आप ही के मदद से संभव हो सकता है। आप जितना शेयर करेंगे, सब्सक्राइब होगा, बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाइए, उसके बाद हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमारे वीडियो शेयर हो रहे हैं, लाइक हो रहे हैं, कमेंट हो रहे हैं। इसीलिए हम आपसे क्षमा भी चाहते हैं कि हमने इतना दिन से वीडियो नहीं बना रहा था। उसका कारण यह था कि हम सोच रहे थे सब्सक्राइबर ज़्यादा पुड़ेगा तो मतलब सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आप चाहेंगे तो मेरे वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करके आप अपना योगदान दें, हमारी मदद करें। आगे ये जो है WBC को दो भाग में बांटे, एग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट। एग्रेनुलोसाइट के अंतर्गत मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स आता है। एग्रेनुलोसाइट के अंतर्गत मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स आता है। यह और ग्रेनुलोसाइट्स के अंतर्गत न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स आता है। मोनोसाइट जो होता है इसका आकार सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा आकार पूछेगा तो मोनोसाइट्स। वैसे हम देखेंगे कि जो ब्लड कार्पसल्स के अंतर्गत सबसे आकार बड़ा जो होता है WBC का होता है, उसके बाद प्लेटलेट्स का होता है, उसके बाद जाके RBC का होता है। तो सबसे बड़ा आकार, एक चीज ध्यान रखने वाली है कि जिसका संख्या ज्यादा उसका आकार कम। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जिसकी संख्या ज्यादा, जैसे इसकी 50 लाख होती है, 5 मिलियन होती है, इसका आकार सबसे छोटा होता है और इसका आकार सबसे बड़ा होता है, ये बीच में आता है। ये याद रखेंगे तो आपका इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। जिसकी संख्या ज्यादा उसका आकार, क्वेश्चन पूछा जाता है WBC का आकार बड़ा या किसका आकार बड़ा होता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, जिसकी संख्या ज्यादा उसका आकार छोटा। वहीं यहाँ पर जो होता है मोनोसाइट्स जो होता है, यहाँ पर वो लागू नहीं होता है। यह मोनोसाइट्स का आकार सबसे बड़ा होता है और लिम्फोसाइट्स का आकार सबसे छोटा होता है। इसका जो शेप होता है वो टी शेप के जैसे होता है वो। और ये जो होता है लिम्फोसाइट्स, जैसे हमारे शरीर में कोई जीवाणु प्रवेश करता है तो उसको मारने का काम करता है। जैसे टी शेप है, यानी टी शेप यानी एक हथौड़ा का शेप है, हम क्या कर सकते हैं, उससे मार सकते हैं। मारने का काम पूछता है कौन करता है, तो लिम्फोसाइट करता है। वही मरे हुए पदार्थ को खाने का काम न्यूट्रोफिल्स करता है। याद रखें, न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, मरे हुए पदार्थ को खाने का काम करता है। इसका परसेंटेज जो होता है लगभग 60% के आसपास। सबसे ज्यादा संख्या में पूछा जाएगा WBC के अंतर्गत सबसे ज्यादा संख्या में क्या पाया जाता है, अभी कभी याद रखना है, आपको याद करना है। सबसे ज्यादा संख्या में क्या पाया था, न्यूट्रोफिल्स पाया था। 60% के आसपास सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रोफिल्स रहता है। बेसोफिल्स बहुत कम मात्रा में होता है, लगभग 1% के आसपास, या 1/4% से लेके 1% के आसपास होता है। बहुत कम मात्रा में बेसोफिल्स होता है, इयोसिनोफिल्स होता है। ये आपको याद कर लेना है कि WBC के अंतर्गत क्या क्या पाया जाता है। और बेसिक रूप से कुछ यहाँ दिखाए हैं, बेसिक जानकारी है जो ब्लड के बारे में। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक होता है। इसका pH मान से 1.4 हो गया। कैसा हुआ यह, क्षारीय। हाँ, तो pH मान से 1.4 हो, यानी pH स्केल्स पर दिखाते हैं 7 से कम अम्लीय, 7 से ज्यादा क्षारीय, और 7 न्यूट्रल होता है, इसीलिए 7.4 है। तो कैसा हो गया, क्षारीय हो गया। औसतन होता है हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, जो फीमेल में होता है ½ लीटर कम होता है। इसका कारण यह है कि उसमें हेमोग्लोबिन कम होता है। हेमोग्लोबिन कम हुआ तो यानी कि RBC की संख्या कम होगी। RBC का योगदान ब्लड कार्पसल्स के अंतर्गत, RBC का योगदान बहुत ज्यादा होता है। ब्लड कार्पसल्स के अंतर्गत जो होता है RBC बहुत ज्यादा, 95% के आसपास होती है। तो वो क्या होता है कि हेमोग्लोबिन कम हो जाता है, जिससे उसके अंदर आयरन कम रहता है, जिस वजह से उसका जो ½ लीटर मेल से फीमेल में ब्लड कम होता है। वही हेमोग्लोबिन जो होता है फीमेल में 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, मेल में 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। ये आपको याद रखना चाहिए। और अगर 12.5 से आपके अंदर कम है तो मतलब आपको आयरन युक्त पदार्थ का जरूरत है। आप आयरन युक्त पदार्थ यूज करें, खाएं, ब्लड का जांच करवाएं, डॉक्टर की सलाह लें। इसका निर्माण जो होता है वयस्क में अस्थिमज्जा बोन मेरो में होता है, भ्रूण अवस्था में यकृत में होता है, और उसके बाद मृत्यु जो होता है पीलिया में स्प्लीन में होता है, जिसे हम कब्र कहते हैं, ब्लड बैंक भी कहते हैं। और कार्य जो होता है शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, O2 CO2 तथा पचा हुआ भोजन का संवहन करना, O2 CO2 तथा पचा हुआ भोजन का संवहन करना। शरीर को रोग से बचाता भी है। क्या करता है, शरीर को रोग से बचाने का काम भी करता है हमारा ब्लड। और इस माध्यम से एक काम आप और कर सकते हैं, जैसे ब्लड आप रक्तदान भी कर सकते हैं, जो 14 जून को मतलब हमारा रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
मतलब विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। उस माध्यम से हमें मतलब जागरूक किया जाता है कि हम अपना ब्लड दान कर सकते हैं। आप एक तरह से भगवान का काम कर सकते हैं कि आप अगर अपना ब्लड दान करते हैं, 1 यूनिट ब्लड जो होता है 450 मिलीलीटर के आसपास होता है, ml होता है। 1 यूनिट ब्लड आप दे सकते हैं। अगर 18 से 60 साल के बीच आपकी आयु है तो और स्वस्थ हैं तो आप 1 यूनिट ब्लड दान कर सकते। वो आपको डॉक्टर बताएंगे कि जो क्या उसका प्रोसेस है। और आप 1 यूनिट ब्लड दान करते हैं तो उसमें लगभग 3 आदमी का जीवन आप बचा सकते हैं। इसीलिए उसमें सहयोग करें। अगर आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी अच्छी हो जा रही है, बच जा रही है, तो आप उसमें अपना दान कर सकते हैं। और इस माध्यम से आप हमारी भी मदद करें। हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। उसमें एक कमेंट किया था कि सर आप इतना जो है कोई चीज़ में सटीक कैसे बैठ जाते हैं। तो मैं उसको यह जानकारी दूं, मैं जो भी काम करता हूँ पूरे मन से करता हूँ, दिल से करता हूँ। आपको पढ़ाने का भी काम किए तो हार्ट पहले पर आए। इसीलिए वो जो है आप हमारे वीडियो को जिस तरह से हम आपके लिए मन से जाग के मेहनत करते हैं, तो आप भी हमारे वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं। और आप ही के सहयोग से सब कुछ संभव हो सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।